देखो कल हम लोग देखे थे प्रकाश की उत्क्रमणीयता। इसके पहले क्या पढ़े थे? उत्क्रमणीयता के पहले अपवर्तन के नियम। अपवर्तन का कितना नियम है कैस? अपवर्तन के दो नियम है, यहां तक हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश की उत्क्रमणीयता। थोड़ा सा ध्यान से सुनोगे, चूंकि कल वाला रिकॉर्ड नहीं होता ना, तो रिकॉर्ड कर दे। उसके बाद प्रकाश की उत्क्रमणीयता। उत्क्रमणीयता पढ़ लो, तुम लोग का फायदा है। फायदा है कि नहीं फायदा है? फायदा है। जैसे देखो क्या है कि प्रकाश को चाहे सघन माध्यम से विरल माध्यम में ले जाओ, चाहे विरल माध्यम से सघन माध्यम में, वो जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ। जैसे मान लो ये कोई तल है, कोई सरफेस है, यहाँ इसका ये अभिलंब है, ये अभिलंब है, और प्रकाश यहां से आ रहा है। तो ये क्या होगा, अगर ये मान लो विरल माध्यम है, मतलब वायु है, और ये मान लो कांच है, तो ये क्या करेगा, अविलंबी की ओर इसको जाना सीधा चाहिए था, लेकिन ये क्या करेगा, अविलंबी की ओर झुक जाएगा ऐसे कुछ। यहाँ एंगल आई बनेगा और यहाँ पर एंगल कितना बनेगा, आर। इसको मान लेते ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकेंड मीडियम है, ठीक है। वायु और कांच थोड़ा बाद में मानेंगे। अगर पहले ये मानो कि वायु होगा फिर कांच होगा, तो जब कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन में आती है, चूंकि ये जो वायु है ना, इसकी तुलना में क्या है, सघन है, विरल है, विरल माध्यम है, और ये कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम है। तो जब कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन में आती है तो अभिलंब की ओर क्या होती है, झुक जाती है, और सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो अभी हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि ये पहला माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है। तो अब ये बताओ, जब प्रकाश की किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो उसमें स्नेल का नियम काम करता है, काम करता है नहीं काम करता है? तो हम लोग स्नेल का नियम लगाएंगे, और जब दूसरे से पहले में जाएगी तब भी स्नेल का काम करेगा, क्योंकि दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जा रही है, स्नेल का नियम वर्क करेगा। उत्क्रमणीयता का मतलब समझते क्या होता है? उत्क्रमणीयता का मतलब है सर, प्रकाश को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ले जाया जा सकता है, चाहे वो सघन से विरल हो, चाहे वो विरल से सघन हो, चाहे सघन से विरल हो। तो प्रकाश विरल से सघन में भी जा सकता है और सघन से विरल में भी जा सकता है। वही मैं कह रहा हूं क्या बार बार, प्रकाश विरल से सघन माध्यम में भी जा सकता है और सघन माध्यम से विरल माध्यम में भी जा सकता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, उत्क्रमणीयता कहलाती है। मतलब दोनों तरफ से चल सकता है। अब हम लोग क्या करेंगे, जब प्रकाश इसमें मानते हैं, जब प्रकाश पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से अपवर्तनांक क्या होगा, 1n2। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या है, अपवर्तनांक है, बराबर होगा साइन आई अपान में कितना होगा, साइन आर। क्योंकि पहले माध्यम का जो कोण बन रहा है वो आई, दूसरे का आर बन रहा है। ये समीकरण नंबर इसको एक मान लो। इसी प्रकार जब प्रकाश दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में प्रवेश करता है तो स्नेल के नियम से क्या होगा, यहां पर देखो, अब दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जा रहा, तो यहां लगाओगे 2n1 बराबर होगा, तो ये 2 दूसरे माध्यम से, तो यहां देखो प्रकाश अब यहां से यहां जा रहा था, ऊपर लिखोगे आर, ये होगा साइन आर अपान में क्या होगा, साइन आई। समीकरण नंबर 2। अब क्या करोगे, समीकरण 1 गुणे समीकरण 2 करने पर इसको ऐसा कर दीजिए। तो यहां पर ये होगा 1n2 गुणे 2n1 बराबर होगा साइन आई अपान में साइन आर, मल्टीप्लाई कितना होगा, साइन आर अपान में क्या होगा, साइन
साइन आर से कैंसिल, साइन आई से कैंसिल, तो यहां मिलेगा 1n2 इंटू 2n1 बराबर कितना होगा 1। तो यहां से अगर आप 1n2 निकालोगे तो आएगा 1 अपान में कितना 2n1। इसका मतलब ये है सर कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है ना, वो दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के अपवर्तनांक के अपोजिट होता है, मतलब व्युत्क्रम के बराबर होता है। देखो यहाँ पर पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक लिखा है, लेकिन इसका उल्टा है क्या, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। जैसे मान लो अगर पहले माध्यम का अपवर्तनांक 5 है, तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कैसे निकालोगे, इसी का उल्टा कर दोगे। इसको एक ऐसा लिख सकते हैं ना 5/1, इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1/5, ये 0 पॉइंट कितना होगा 2, इसका अपवर्तनांक आ जाएगा। समझ में आई बात। जैसे मान लो ये पहले माध्यम का अपवर्तनांक दे दिया कितना 10 दे दिया ऐसा, और अब आपसे पूछ रहा है दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बताओ, इसी का जस्ट उल्टा कर दोगे, 1/, कितना कर दोगे 10, तो ये कितना होगा 0.1, ये आ जाएगा आंसर। यहां से एक ही समझ लो, एक बहुत तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम लोग, ठीक है। तो ये था प्रकाश की उत्क्रमणीयता। इसके आगे हम लोग चलते हैं, ये तो आप लोग लिख लिए थे। आगे हम लोग देखेंगे क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लिखे थे कि नहीं आप लोग, क्रिटिकल एंगल। चलो आओ क्रांतिक कोण पढ़ते हैं, नहीं लिखे हो। देखो यहां मान लो एक सरफेस है ये, अब उसके बाद देखो यहां इसका अभिलंब बना दे रहे हैं, ये अभिलंब हो गया, और यहां से प्रकाश की किरण आ रही है, ये प्रकाश की किरण आ रही है यहां पे, ये आपतित प्रकाश की किरण है, और ये इसको मानते हैं ये क्या है, सघन माध्यम है, सघन माध्यम, और इसको मानते हैं विरल माध्यम, इसको मानते हैं विरल माध्यम। तो आप जानते हो सर कि जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में आती है तो अविलंब से दूर हटती है, अविलंब की ओर झुकती है। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में कोई प्रकाश किरण आएगी तो अविलंब से दूर हट जाएगी, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहां से ये प्रकाश किरण, इसको एक मतलब स्थिति दिखा रहे हैं, ये प्रकाश किरण ऐसे मान लो एक पोजीशन होगा, एक यहां से जा सकती है, 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 और एक स्थिति ऐसी आएगी जैसे जैसे इसको बढ़ाओगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी, ये इसी लाइन से होके जाएगी, इसी सरफेस से होके जाएगी, ये मैं इसी स्थिति को दिखा रहा हूं। और जब कोई प्रकाश की किरण आपतन कोण का मान जैसे जैसे बढ़ाओगे ना, क्या होगा, तो ये क्या होगा, एक स्थिति ऐसी आएगी कि अविलंब से कितने अंश का कोण बना देगी वो 90 अंश। तो यहां पर ये आपतन कोण का मान है, और ये किसका मान है, अपवर्तन कोण का मान। तो सर बताओगे कि सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है, क्योंकि ये बहुत सारी स्थितियों के बाद होता है। इसे ये मान लो अभिलंब है, यहां से प्रकाश कर डाले ये, तो ये थोड़ा सा इसको ऐसे जाना था, ये क्या है, सघन है, ये सघन माध्यम है, और ये विरल माध्यम, तो इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये थोड़ा सा बेंड हुई, फिर इतना बढ़ाए, फिर थोड़ा सा बेंड हुई, फिर इतना बढ़ाए, फिर ऐसा बेंड हुई, फिर इसको इतना बढ़ाए, फिर ये क्या हुआ इतना, ये एक स्थिति ऐसी आएगी जब ये प्रकाश की किरण पूरा कैसे जाएगी, इसी लाइन से होके चली जाएगी, ठीक है ना। तो वही स्थिति इसको डायरेक्ट दिखा दी है, प्रकाश की किरण क्या हुई, ये ऐसे आई, और ये अपवर्तन कोण का मान 90 अंश बना रही है ना, अपवर्तन मतलब 90 अंश पे क्या हो रही है, अपवर्तित होके चली जा रही है। तो यहां पर ये जो आपतन कोण बन रहा है ना, वही क्या है, वही क्रांतिक कोण है, और यहां पर r बराबर कितना डिग्री बन रहा है, ये। तो आप इसमें परिभाषा बताओगे सर कि सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है, उसे हम लोग बोलते हैं क्रांतिक कोण। उसे क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण, उसे बोलते हैं क्रांतिक कोण। अब देख लो थोड़ा सा, ये सघन माध्यम, इसको मान लेते हैं कांच है, और इसको मान लेते हैं वायु है, ऐसा मान के चलते हैं। कांच को ग्लास लिखते हैं,
तो कहीं भी लिखा जाएगा शॉर्ट में जी लिखा जाएगा, और y को एयर लिखते हैं तो कहीं भी लिखा जाएगा तो क्या लिखा शॉर्ट में ए लिखा जाएगा। तो मान लेते हैं ये पहला माध्यम हो और ये क्या हो दूसरा माध्यम। तो पहले माध्यम और दूसरे माध्यम के लिए पहले लिखते हैं और लास्ट में दिखा देंगे ये कांच के लिए और ये क्या है एयर के लिए है। तो चलो लिखते हैं। देखो क्रांति कोण समझे ना सर, क्या होता है कि सघन माध्यम बना हुआ आपतन कोण, आपतन ये क्रांति कोण एक प्रकार का आपतन कोण ही होता है जिसके लिए r का मान 90 अंश हो जाता है। तो क्रांतिक कोण के लिए क्या होगा I बराबर C होगा और R बराबर 90 अंश होगा। क्योंकि प्रकाश की किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, इसलिए स्नेल के नियम से लिखोगे 1n2 बराबर क्या होगा साइन I अपान में क्या होगा साइन R। 1n2 बराबर 1n2 बराबर क्या लिखोगे साइन I का मान क्या रखोगे C, R का मान क्या रखोगे 90। यहां आप लोग थोड़ा सा ध्यान दोगे साइन 90 का मान कितना होता है 1। अभी आप त्रिकोणमिति में पढ़ोगे तो 1n2 बराबर साइन 90 के स्थान पे 1 रखोगे 1n2 बराबर ये आएगा साइन C। ठीक है, या इसको ऐसा लिख सकते हो 2n1 बराबर ये हो जाएगा 1 अपान में क्या होगा साइन C, ये होता है। अब अगर मान लो सर कि पहला माध्यम क्या हो ग्लास हो और दूसरा माध्यम क्या हो वायु हो, तो कैसे लिख सकते हो यदि पहला माध्यम क्या हो कांच, कांच मतलब जी, और दूसरा माध्यम एयर हो ए, तो क्या लिखो देखो यहां पर दूसरा माध्यम क्या है देखो दूसरा माध्यम ए है तो यहां क्या रखोगे ए और एन, और पहला माध्यम क्या है जी है तो बराबर कितना हो जाएगा 1 अपान में साइन सी, ये हो जाएगा। नीचे आप लोग ये नोट में लिखोगे नोट में यही अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध है। यही अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध है। यही अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में क्या है संबंध है। लिखो लिखो यही अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध है। क्रांतिक कोण किसे कहते हैं सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण। अगर आप लोग ना जितना मैं बता दूं उतना ही पढ़ लो, जैसे ये परिभाषा तो हम खुद ही रटा देते ना 4-5 बार बोल के, और 4-5 बार अगर एक ही परिभाषा पढ़ोगे 4-5 बार एक ही गाना याद करो अरे तब तो याद हो जाएगा भूलेगा ही नहीं। अगर गाना याद हो सकता है इतना टेढ़ा मेढ़ा रहता है उसमें सिंगर उंगर अपना नाम भी ऐड कर देते हैं तो ये परिभाषा कौन सी चीज है। लेकिन ना काम करोगे एक अपने आप से बोल के ना इसका आइडियो टोन बना लो। अब जब काम करो तो आइडियो टोन लगा के सुनते रहो। अगली हेडिंग बनाओ नेक्स्ट अपवर्तनांक स्मॉल n कामा प्रकाश की चाल स्मॉल c और माध्यम किसी माध्यम की चाल किसी निर्वात में प्रकाश की चाल। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लो अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल, अरे उसमें निर्वात ऐड कर लो निर्वात में प्रकाश की चाल स्मॉल सी और किसी अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल स्मॉल भी में संबंध। स्मॉल भी में राइटिंग ही नहीं बन रही क्या करूं मैं, चाल में संबंध ये हो गया। तो अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल में संबंध, ठीक है कि नहीं ठीक है। देखो ये एकदम एकदम छोटा सा होता है सस्ता सा, ये स्मॉल n बराबर होता है c अपान में v।
ये होता है। लिखो स्मॉल एन बराबर सी अपान में, स्मॉल एन बराबर सी अपान में, स्मॉल एन बराबर सी अपान में। और हेडिंग और पढ़ा दे, भूकंप आ रहा है बस 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 छोड़ रहा हूँ। एक हेडिंग और, आज की लास्ट हेडिंग। टाइम कितना हुआ? अच्छा हो तो गया काम। पहला मतलब आगे हम लोग देखेंगे प्रकाश का, नो किसी का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब आप यहां क्वेश्चन कर सकते, इसे बोलते हैं टोटल, टोटल वाला ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल बोलने पर कौन कौन हंसा था? रिया, मतलब पता हुआ रिया। फिर आज तुम बताइए, परेशान न करो, अभी इसे पढ़ लो। तो ये देखो, आओ थोड़ा देख लेते हैं। सर हमेशा देखते हैं, आपकी बार एक बार और देखो बस, लास्ट बार। देखो इसमें क्या है, ये इसका अभिलंब है, अभिलंब है। अभी हम लोग अपवर्तन देखे ना, प्रकाश किरण जा रही थी, थोड़ा सा बेंड वेंड हो जा रही थी, झुक जा रही थी। और दूसरी बार देखे क्रांति कोण में, तो प्रकाश किरण आई और इस पर इसी से होके चली गई, 90 अंश का कोण बनाई। लेकिन अगर इस आई का मान देखो, ऐसे कुछ बना था, यहां से मैं ऐसे बना दे रहा हूं। अगर इस आई का मान किससे, क्रांति कोण से अधिक कर दोगे, अगर आई का मान क्रांति कोण से अधिक कर दोगे, तो ये प्रकाश की जो किरण है ना, उसी माध्यम में क्या होगी, उसी माध्यम में वापस चली जाएगी। अगर कोई प्रकाश किरण आती है और उसी माध्यम में वापस चली जाती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं परावर्तन। अब आपका क्वेश्चन ये उठ सकता है, सर कि हम लोग यहाँ अपवर्तन पढ़ रहे हैं, तो परावर्तन बीच में काहे आया, और इसको हम लोग परावर्तन में ही कर लेना चाहिए था, यहां क्यों छोड़े? तो दिक्कत है, दिक्कत नहीं है, बहुत सारी दिक्कत है, लेकिन दिक्कत को हम लोग सॉल्व कर लेंगे आसानी से। परावर्तन पढ़ चुके, चाहे जहां पढ़ो। तो यहां देखो हमें क्या करना है, सर यदि हम लोग आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे, किससे बढ़ाएंगे, क्रांतिक कोण से ज्यादा कर देंगे बस। यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए, तो प्रकाश की संपूर्ण किरणें उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती हैं। फिर से सुनोगे, यदि आपतन कोण, आई मतलब क्या है, यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए, चाहे जैसे अधिक हो जाए, यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए, तो प्रकाश की संपूर्ण किरणें उसी माध्यम में वापस चली जाती हैं। यह घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का पूर्ण परावर्तन कहलाता है, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। जैसे एग्जांपल में बताऊं आपको, कहीं कांच चिटका है, कांच, या हीरे की चमक, हीरा देखे हो। दूसरा, परख नली देखे हो। नो सर, अभी नहीं सुने हैं। परख नली में, सॉरी, जल में परख नली का चमकना, जल में, जल में परख नली का चमकना। तीसरा, मरीच, क्या सुने हो, मरीच क्या नहीं सुने हो। चौथा, और शीशे, शीशे मतलब कांच में पड़ी दरार, पड़ी दरार का चमकना। और मैं कुछ लिखूं, जल में परख नली, मरीच का, शीशे, कांच में, और याद नहीं आ रहा। तो ये देखो थोड़ा सा मैं समझाता हूं, कैसे समझाऊं, कुछ जानते ही नहीं हो तुम लोग। हीरे की चमक, हीरा देखे हो? सर हम लोग सोना नहीं देखे तो हीरा कहां देखेंगे। तो देखो, हीरे का कोई टुकड़ा ले लो, अगर हीरे का कोई टुकड़ा लोगे आप, जैसे मान लो ये हीरा हो गया, हीरे का कोई टुकड़ा लोगे आप, तो उसमें प्रकाश डालोगे, प्रकाश डाल दिए, उस पर प्रकाश डालोगे तो वो थोड़ा सॉलिड होता है, जैसे कोई ईंट
फोड़ो, ईंट बहुत ज्यादा हो जाएगा, कोई थोड़ा सा गिट्टी उट्टी का टुकड़ा तोड़ो, उसे तोड़ोगे ना तो वो थोड़ा सा कुछ मोटा टाइप बनेगा, जैसे ये यहाँ से ऐसे तोड़ोगे तो ऐसे मोटा टाइप बनेगा, तो यहाँ प्रकाश डालोगे तो इसी से वापस हो जाएगा, प्रकाश अंदर नहीं जा पाएगा। तो ये क्या होगा, इस जैसे मान लो ये कांच हो, ये हीरा हो गया, हीरा, तो यहां से प्रकाश डालोगे सर, तो इसी से ना, चूंकि टुकड़ा है, इसी से प्रकाश अंदर नहीं जा पाएगा, इसी से क्या होगा, पूरा वापस हो जाएगा। अगर प्रकाश जहां से जाता, जिस माध्यम से गुजरता है उसी माध्यम में वापस आ जाता है, तो वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। दूसरा थोड़ा सा जल में परख नली, ये मान लो ऐसा जल है, ये परख नली, परख नली में कैसे समझा दूं, तो लोग देखे नहीं, जान लो इसे परख नली। क्या मैं दिखाऊं, रुको, अभी मैं दिखाता हूँ। देख लो, ये परख नली है, इसे बोलते हैं टेस्ट ट्यूब, नहीं दिख रहा है, ये और और आपको दिखेगा ये टेस्ट ट्यूब बोलते हैं इंग्लिश में, और इसे बोलते हैं परख नली। और इसे जब ना आप ग्लास में डुबोगे या किसी भी बाल्टी या किसी बर्तन में डुबोगे, ऐसे तिरछा करोगे, ऐसे ऐसे इसको, ये जब टेस्ट ट्यूब को ऐसे तिरछा करोगे तो इस पर पड़ेगा प्रकाश, ये मान लो प्रकाश आ रहा है, इसको जैसे जैसे तिरछा करोगे वैसे वैसे क्या होगा, ये पूर्णतः प्रकाश का क्या कर देगा, परावर्तन कर देगा, लौटा देगा। और प्रकाश को पूरा लौटा दे रहा है, इसका मतलब क्या है, उससे टोटल रिफ्लेक्शन हो रहा है। मरीचिका देखो क्या है, मरीचिका उराम वाला क्या है, मृग मरीचिका, इसमें क्या होता है, मरीचिका मतलब, कोई आपसे पूछे मरीचिका क्या होता है, तो मरीचिका एक प्रकार का भ्रम है। मृग मरीचिका जो था रामायण में, या जो रामायण में मृग एक प्रकार, वो किसी का रूप लेके आया था, नहीं आया था, तो मरीचिका क्या होती है, एक प्रकार का भ्रम होता है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति अगर मान लो पेड़ और सीधा सीधा है ना, व्यक्ति को उल्टा दिखाई देता है। ये कहा हो, जैसे मान लो रेगिस्तान में यात्री क्या कर रहे हैं, यात्री जो है घूम टहल रहे हैं, उनको कुछ दूर पर ऐसा लगता है कि जो पेड़, जो पेड़ है ना, वो उनको उल्टा दिखाई देता है, उनको ऐसा लगता है जैसे इसके इसके आगे कोई तालाब है, और इस तालाब में इस पेड़ का उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। तो मरीज का एक प्रकार का भ्रम है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति को कोई सीधी वस्तु उल्टा दिखाई देती है। जब रेगिस्तान में क्या होता है, कुछ यात्री भ्रमण करते हैं, उन उनको वो वस्तु हो, कोई पेड़ हो, उल्टा दिखाई देता है, ऐसा लगता है जैसे इस पेड़ के पहले कोई तालाब हो, और उस तालाब में इस वृक्ष का उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये शीशे या कांच में पड़ी दरार का शीशा मान लो ऐसा है, इसमें अगर वो चिटक जाता है, तो क्या होता है, प्रकाश इससे गुजरने लगता है, और जब इससे प्रकाश गुजरता है, चूंकि अंदर चिटका रहता है, वो टूटा तो रहता नहीं, अंदर जा नहीं पाता है, इससे परावर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स थे, लिखो, हेडिंग बनाओ।